सभी आईटीआई के स्टूडेंट का इस क्लास में स्वागत है। यह क्लास आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। जो जितने भी इसमें क्वेश्चन होंगे वो सभी नीमी पैटर्न पे आधारित होंगे और यह जो वार्षिक एग्ज़ाम होने वाला है उसको देख के यह वीडियो बनाया जा रहा है। जितने भी इसमें क्वेश्चन हम डालेंगे सभी नीमी से ही होंगे, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और इसको समझिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है VDR। VDR का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ठीक है। यही NTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NTC का फुल फॉर्म जो होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। यही अगला विकल्प है PTC। तो PTC का फुल फॉर्म क्या होता है? PTC का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। LDR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LDR का फुल फॉर्म लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। तो इसका सही विकल्प डी होगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जब LDR पे प्रकाश की तीव्रता तेज होती है तो इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? तो इसका सही विकल्प बी होगा। यह जो कोड है BY126 कोड है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी FR बराबर FR इक्वल टू 2 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। यानी जो फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी होता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या होता है? 2 गुना होता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? C होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर देखते हैं। एक सक्रिय घटक कौन सा है? एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो सबसे पहले हम जानें कि सक्रिय घटक क्या होता है। तो सक्रिय घटक ऐसे घटक होते हैं जो विद्युत सिग्नल को प्रोसेस व एम्प्लीफाई कराते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, सक्रिय घटक कहते हैं। जितने भी सक्रिय घटक होते हैं उन पे ओम का नियम लागू नहीं होता, KVL लागू नहीं होता और KCL लागू नहीं होता है। तो सक्रिय घटक
कौन कौन से हैं? जैसे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया आपका, इसके बाद फैट हो गया, इसके बाद ट्रायोड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हैं सक्रिय घटक, ठीक है। तो इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर भी विकल्प में दिया है। तो ये कैसे घटक हैं? तो ये हैं निष्क्रिय घटक। कैसे घटक हैं? निष्क्रिय घटक हैं। ये हैं निष्क्रिय घटक। कैसे घटक है? निष्क्रिय घटक। कौन कौन से? तो ये इंडक्टर हो गया, रेजिस्टर और कैपेसिटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां है। तो 5वां क्वेश्चन क्या है? कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? डी होगा, आर इंगित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 6वां क्वेश्चन है। तो 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है? प्रतीक का क्या नाम है? देखते हैं कौन सा प्रतीक है। तो ये है आपका प्रतीक। तो ये आप प्रतीक देख रहे हैं, ये है आपका नैंड गेट का हो। क्या है? नैंड गेट का है। इसके 2 इनपुट हैं, ए है और बी है। आउटपुट क्या है? वाई है। तो वाई बराबर ए डॉट बी पर बार होता है, ठीक है। अब बताते हैं कि एंड गेट कैसे बनता है। तो एंड गेट में क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है। 2 स्विच होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं ऐसे, और यहाँ ये आउटपुट होता है, लोड आउटपुट। तो यदि दोनों स्विच ओपन है तो इनपुट क्या होगा? 0 होगा। तो आउटपुट भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर इनपुट में ये पहला इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, अगर पहला इनपुट ऑन है तो 1 लिखेंगे, दूसरा इनपुट ऑफ है यानी ओपन है तो 0 लिखेंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। अगर दूसरा ऑन है यानी क्लोज है तो 1, और पहला इनपुट ओपन है तो 0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। यदि दोनों को हम क्लोज कर दें यानी ऑन कर दें तो क्या आएगा? दोनों को ऑन करेंगे तो 1 1 और आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से हम एंड गेट की क्या करते हैं? सारणी बनाते हैं। चलिए देखते हैं नॉट गेट का। तो नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है, ठीक है, एक ही इनपुट होता है। ये है नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है? केवल एक ही इनपुट होता है, ए और वाई। तो अगर हम इनपुट देते हैं 1 तो यहाँ क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर 0 देते हैं तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो यदि हम एक इनपुट 1 देते हैं, 1 1 अगर इनपुट देते हैं दोनों तरफ से तो क्या होगा? 1 1 अगर हम देंगे तो एंड गेट में तो 0 मिलता। अगर 1 1 देते तो एंड गेट में क्या मिलता? 0 मिलता। लेकिन यहाँ पे एंड गेट के साथ नॉट गेट भी
जुड़ा हुआ है तो अगर आउटपुट 1 मिलता है तो एंड गेट अगर नॉट गेट जुड़ा है तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए पहला जो इनपुट है 1 देते हैं, दूसरा इनपुट 0 देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 होगा, लेकिन नॉट गेट जुड़ा है तो ये इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प डी होगा, नैंड गेट। यानी एंड और यहाँ एंड और नॉट गेट जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, नैंड गेट। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर a डॉट b पे बार। अगर ऐसा समीकरण दिखता है तो यह नैंड गेट होगा, 2 इनपुट वाला नैंड गेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 7वां क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। अब पहले सक्रिय घटक पूछा था, अब निष्क्रिय घटक पूछ रहा है, निष्क्रिय घटक पूछ रहा है। इसका मतलब जो विद्युत सिग्नल का प्रोसेस नहीं करा पाता है, जो एम्पलीफाई नहीं करा पाता है, उसे क्या बोलते हैं, निष्क्रिय घटक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं, कंपोनेंट्स। तो पैसिव कंपोनेंट्स कौन कौन से इसमें आएंगे, तो L, R, C ये सब किस में आते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स में। यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर भी एक पैसिव कंपोनेंट्स ही है। तो सही विकल्प क्या होगा, डी होगा, कैपेसिटर। सही विकल्प क्या होगा, डी होगा, कैपेसिटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस सिंबल का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, देखते हैं डिवाइस सिंबल का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो सिंबल बना है कुछ इस तरह का सिंबल बना है, कुछ इस तरह का सिंबल बना है। तो ये जो डिवाइस है इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम है डायक। क्या नाम है, डायक नाम है। डायक में 2 टर्मिनल होता है, एनोड कैथोड, 2 टर्मिनल होता है। और परत कितनी होती है, परत होती है 3 परत होती है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका सही विकल्प सी होगा, डायक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ग हैं। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कुल कितने वर्ग होते हैं, कुल वर्ग नहीं है, सॉरी, वर्ण। कितने वर्ण होते हैं, 16 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 16 वर्ण। कौन कौन से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होते हैं। ये डेसिमल संख्या है। इसके बाद A, B, C, D, E, F। अब गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये हो गए, 0 से 9 तक 10 हो गए। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए 6, यानी कुल कितने हो गए, 16 हो गए। चलिए अगला, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, डी होगा, डी विकल्प इसका सही होगा, 16। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
बिना इनपुट के एसी सिग्नल इनपुट प्रदान करता है। बिना सिग्नल के एसी सिग्नल इनपुट प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं फिल्टर सर्किट, दृष्टिकारी सर्किट, प्रवर्धन सर्किट या दोलन सर्किट। तो इसका सही विकल्प डी होगा। इसका सही विकल्प क्या होगा? डी होगा, दोलन सर्किट। दोलन सर्किट, दोलन परिपथ। दोलन परिपथ क्या होगा? जो वांछित आवृत्ति की विद्युत तरंगें उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं? दोलन सर्किट बोलते हैं। दोलन में धनात्मक फीडबैक एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी आउटपुट प्रदान करने के लिए वांछित ऊर्जा को यह डीसी स्रोत में प्राप्त कर लेता है। ठीक है। और क्या करता है? दोलन साइनोसोडल व नॉन साइनोसोडल तरंगे उत्पन्न करता है। दोलन में कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का यूज होता है। ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? डी। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर, फलन जनक या कैथोड रेज ऑक्सिलोस्कोप या रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप होगा, यानी इसका सही विकल्प होगा CRO। सही विकल्प क्या होगा? CRO इसका सही विकल्प होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो चित्र में आप देख रहे हैं एम्पलीफायर, इसका नाम है क्लास बी। इसका नाम है क्लास बी पुश पुल। दोनों ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक साथ जब काम करते हैं तो एक क्या करता है? पुश करता है। ठीक उसी समय दूसरा क्या करता है? पुल करता है। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, एक पुल करता है और एक पुश करता है। ठीक है। तो इसका सही विकल्प बी होगा, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है? एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो अनुनाद आवृत्ति मतलब रेजोनेंस सर्किट की बात कर रहा है। तो रेजोनेंस सर्किट का शर्त क्या होता है? तो रेजोनेंस सर्किट का जो शर्त होता है XC = XL होता है। तो XC बराबर क्या होता है? 1/2πfc होता है और XL बराबर क्या होता है? 2πfc होता है। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो f का स्क्वायर = 1/4π² LC आ जाएगा। ठीक है। तो अगर देखते हैं, अब f से स्क्वायर हटाएंगे तो f = क्या होगा? यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो √1/4π² LC हो जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा आपका 1/2π√LC। क्या आ जाएगा? 1/2π
√LC। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? सी होगा इसका सही विकल्प। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो आपको बता दें कि सिलिकॉन के लिए जो न्यूनतम वोल्टेज होता है सिलिकॉन के लिए, ये एमीटर बेस जंक्शन के बारे में पूछ रहा है। एमीटर बेस ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, एक एमीटर बेस होता है और एक बेस कलेक्टर होता है। तो एमीटर बेस क्या होता है? ये फॉरवर्ड में होता है और बेस कलेक्टर क्या होता है? रिवर्स में, यानी रिवर्स बायस में होता है, रिवर्स बायस में जुड़ा होता है। तो एमीटर बेस के लिए एमीटर बेस जंक्शन सिलिकॉन के लिए जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 0.6 से 0.7 वोल्ट होता है। वहीं जर्मेनियम के लिए देखें तो जर्मेनियम के लिए 0.2 से 0.3 होता है। वहीं गैलियम आर्सेनिक के लिए देखते हैं। गैलियम आर्सेनिक के लिए, तो गैलियम आर्सेनिक के लिए कितना होता है? 1.2 वोल्ट होता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प सी होगा, 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां है। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रमशः चार रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है? तो सबसे पहले हम लोग कलर कोड देखते हैं। कलर कोड, सारे कलर का क्या कोड होता है? तो सबसे पहले कौन सा कलर होगा? सबसे पहले होगा ब्लैक। कौन सा होगा? ब्लैक होगा। कौन सा कलर होगा? ब्लैक। तो ब्लैक का जो कोड होता है वो 0 होता है। ब्लैक का कोड 0 होता है। ब्लैक का कोड 0 होगा। इसके बाद क्या होगा? ब्राउन का 1 होता है। इसके बाद कौन सा कलर होगा? इसके बाद रेड होगा। रेड का 2 होता है। इसके बाद ऑरेंज का 3 होता है। इसके बाद येलो होता है। येलो का जो कलर कोड होता है वो 4 होता है। वैसे ही हम ग्रीन का देखें। ग्रीन का अगर देखें तो ग्रीन का आपका 5 होगा और ब्लू का आपका 6 होगा। वॉयलेट का आपका 7 होगा। ग्रे का क्या होगा? 8 होगा और वाइट का क्या होगा? 9 होगा। तो 4 कलर बैंड में रेड दिया है, रेड है। इसके बाद आपका वॉयलेट है। इसके बाद ऑरेंज है और गोल्ड है। तो इसका हम निकाल लेते हैं। तो रेड का कितना होगा? रेड का आपका 2 होगा। वॉयलेट का क्या होगा? 7 हो गया। और ऑरेंज को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लायर में लेंगे। तो मल्टीप्लायर में तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या होगा? तो 10 पे घाते 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। इसके बाद गोल्ड का टॉलरेंस होगा आपका 5%। तो इसका हमको रेंज निकालना है कलर कोड का। तो चलिए देखिए हम लोग कैसे रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम?
सबसे पहले इसको हटाते हैं। तो रेट का 2 था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2। इसके बाद वॉलेट का 7 था, तो 7 लिखेंगे। ऑरेंज का मल्टीप्लायर क्या हो गया, 10 पे घाते 3 होगा। इसके बाद टॉलरेंस क्या हो गया, प्लस माइनस, गोल्ड का टॉलरेंस 5% होता है। अब इसको हल करते हैं। पहले लेंगे 27, ये 2700 कर लेंगे हम लोग, 27। इसके बाद प्लस लेंगे, प्लस 5%, 5% यानी ये हम क्या करेंगे, 27 का 5% निकालेंगे। चलिए पहले हम लोग 2700 का 5% निकालते हैं। 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 27,000 का 5% निकालते हैं। तो 5% कितना होगा, 100 कर देंगे, तो ये आपका कट जाएगा, 2 जीरो कट गया, तो 270 गुणे 5 होगा। तो 5 जीरो एम 0 हो जाएगा, 5 सते 35 को 5 हाथ में लगा 3, और 5 दूना 10, 10 3 13, यानी कितना हो गया, 1350 हो गया। अब क्या करेंगे, 27,000 प्लस 1350 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ये तो हो गया मैक्सिमम रेंज। ये क्या हो गया, आपका मैक्सिमम रेंज आ गया। अब मिनिमम रेंज निकालते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, चलिए मिनिमम वैल्यू देखते हैं। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू था 2, निकाले थे अभी 28350। अब हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 27,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 27,000 माइनस, फिर लिखेंगे 27,000 गुणे 5%, गुणे क्या लिखेंगे, 5%। तो पहले हम लोग 27,000 गुणे 5% को हल कर लेते हैं। तो देखिए 27,000 गुणे 5/100 करेंगे तो 2 जीरो कैंसल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, तो वही आपका 5 जीरो एम 0 हो जाएगा, और 5 सते कितना हो जाएगा, 5 सते 35, हाथ में लगा 3, और 5 दूना 10, 3 13, यानी 1350। इस 1350 को क्या करेंगे, 2700 से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा निकल आएगा मिनिमम रेंज। चलिए तो घटाते हैं। तो 2700 लिखेंगे, 27,000 माइनस 13,850, 13,850 है ना, सॉरी 13,850 नहीं है, 1350 है। कितना है, 1350, 1350। तो 1350 अगर घटाते हैं तो आपका आ जाएगा, 1350 घटा के देखते हैं तो 0 में से 0, 10 में से 5 जा 5, और इसके बाद यहाँ पे बचा 9 में से 3 जा 6, इसके बाद आपका बचा इधर तो आपका टोटल आ जाएगा 22650, यानी इसका जो रेंज हो जाएगा 25650 से 28350 ओम हो जाएगा। यानी इसका सही विकल्प कौन सा जाता है, सी वाला सही विकल्प है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन को हल करने में, ऐसा हम लोग अगले क्वेश्चन में नहीं करेंगे। तो इसका
अगला क्वेश्चन 16वां है। तो सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? तो इसका सही विकल्प क्या होता है? सही विकल्प होगा इसका ए होगा। सही विकल्प क्या हो गया? कम परमाणु, कम परमाणु संख्या, कम परमाणु संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां है। रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या है? यानी ये डिप्लीशन लेयर की बात कर रहा है। तो डिप्लीशन लेयर जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है? बढ़ जाता है। डिप्लीशन लेयर क्या होता है? बढ़ जाता है। और बढ़ने का क्या कारण होता है? बढ़ने का कारण ये होता है कि बढ़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि जो डायोड होता है वो होता है रिवर्स बायस में जुड़ा। तो रिवर्स बायस में कैसे जुड़ता है? कि अगर ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो प्लस को क्या करेंगे हम? माइनस टर्मिनल से जोड़ देंगे, ठीक है। और माइनस को क्या करेंगे? प्लस टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? जो ये प्लस टर्मिनल है सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक। और ये जो माइनस टर्मिनल है ये होल्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या होगा? इस जंक्शन पे डिप्लीशन लेयर ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है। इसका सही विकल्प डी होगा। इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों डायोड का नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड जो टर्मिनल है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो लोड टर्मिनल है ओपन है। तो इसका मतलब क्या होगा? जब ओपन है तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ए वाला सही विकल्प है, नो आउटपुट, निर्गत नहीं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो इसका सही विकल्प ए होगा, एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर में एल और सी जुड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एलसी फिल्टर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 20वां क्वेश्चन है। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? इसमें पूछ रहा है कि कौन लेटेस्ट वर्जन है जिसको मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो इसका सही विकल्प आपका डी होगा, IGBT। क्या होगा? IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। और यहीं UJT का फुल फॉर्म क्या होता है? UJT का यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन का क्या होता है? SCR का क्या होता है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। तो आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन बताए। अगली वीडियो में फिर हम 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछेगा सब इसी से ही पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।